अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। आज इमरान खान साहब ने रहीम यार खान में एक और बड़ा जलसा किया और आज उन्होंने जैसे कहा था कि वो ऐलान करेंगे अपनी एहतजाजी तहरीक का, उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया, मगर उन्होंने यही कहा कि तैयार रहें, उनके लोग वो किसी वक्त भी कॉल दे सकते हैं और उनकी एहतजाजी तहरीक वो किस नौइयत की होगी, वो इस्लामाबाद में मार्च होगा, मुल्क भर में एहतजाज होगा, इसके बारे में इबाहम मौजूद है। साथ ही साथ आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने इस बात का इंदिया भी दिया कि वो पार्लियामेंट में भी वापस जा सकते हैं अगर जिस साइफर की वो बात करते हैं कि साजिश की गई थी उनके खिलाफ, उसकी तहकीकात शुरू करवा दी जाए। तो एक तरह से गेंद उन्होंने हुकूमत के कोर्ट में डाल दी है। दूसरी सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त डेवलपमेंट है वो ये कि लंदन में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब, मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब और साबिक़ वज़ीर ख़जाना जनाब इसाक़ डार साहब की, और वहाँ से हमारे ब्यूरो चीफ अज़हर जावेद साहब हमें ये रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि बातचीत ये हो रही है कि शायद इसाक़ डार साहब वतन वापस आ जाएँ और वो शहबाज शरीफ साहब के जहाज़ पर ही, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जहाज़ पर ही वापस आ जाएं। कल उन्हें एक बड़ा रिलीफ मिला था और क्योंकि उनके 2017 में दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, कल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने उन्हें रिलीफ दिया था कि 7 अक्टूबर तक वो वतन वापस आएँ और इस दौरान उन्हें नैब गिरफ्तार नहीं करेगी। यकीन दिलाया गया था अदालत को कि वो एयरपोर्ट से डायरेक्ट अदालत आएंगे और अपने आप को यहाँ पर सरेंडर करेंगे। कल ही इसाक़ डार साहब ने दुनिया न्यूज़ से बात की थी और उन्होंने कहा था कि वो वतन वापस आ रहे हैं और आते ही वो अपने सेनेटर का होने का हलफ उठाएंगे और फिर मुल्क की मईशत जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। और अब ये इत्तलात हैं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना का कलमदान उनके हवाले कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसाक़ डार साहब पर 8 अरब रुपए से ज़ायद की असासाजात और माली मफादात हासिल करने, अपने और अपने दीगर घर वालों के नाम पर ये जायदाद बनाने का इल्ज़ाम था और नैब ने जब उनसे सवाल किया था तो वो उसका नैब के मुताबिक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके थे और यही रेफरेंस था, अदालत में पेश किया गया था। लेकिन उस वक्त कानून मुख्तलिफ था। कानून ये था कि बारे सबूत उस पर था जिस पर इल्ज़ाम लगता था, यानी इसाक़ डार साहब को साबित करना था कि उन्होंने ये असासे कैसे बनाए। लेकिन अब कानून तब्दील हो चुका है तो इसाक़ डार साहब पर ये पाबंदी नहीं है। अब ये नैब को साबित करना है कि वो साबित करे कि इसाक़ डार साहब ने कोई करप्शन की थी। तो बड़ा सादा सा मामला है। इसाक़ डार साहब वापस आ जाएंगे और मुल्क की मईशत को संभाल लेंगे। एक और केस है जिसका मैं आखिर में जिक्र करूँगा और वो नाजिम जोखियों वाला मामला है जिसके पे हम प्रोग्राम के आखिर में गुफ्तगू करेंगे। सिर्फ आपको बताता चलूँ कि एक ये भी केस है। इस केस में नाजिम जोखियो नामी एक सहाफ़ी कराची से ताल्लुक़ रखने वाला, उसको कत्ल कर दिया गया था 3 नवंबर 2021 को कराची के ज़िले मलीर में। और जाम ओवैस जो मेंबर हैं सूबाई असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़, उनके फार्म हाउस में कत्ल किया गया था और उनके भाई जाम अब्दुल करीम और जाम ओवैस के साथ दीगर लोगों पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने इनको कत्ल कर दिया है। बहरहाल इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी, ये लोग फिर दुबई फ़रार हो गए थे। फिर उसी दौरान हुकूमत तब्दीली का मामला हुआ। पर ड्रामाई तौर पर नाजिम जोखियों के ख़ानदान की तरफ से फिर ये बात होने लगी कि जी वो सुलह पे आमादा हैं। फिर नाजिम जोखियों की बीवी का एक बयान सामने आया था जिसमें उसने अपनी मजबूरी का इजहार किया था कि वो इस मुकदमे को नहीं लड़ सकती। बहरहाल आज जाम अब्दुल करीम के भाई जाम यूसुफ और दीगर मुलजिमान के ख़िलाफ़ जो नाजिम जोखियों के लवाहिकीन हैं उन्होंने राज़ीनामा जमा करा दिया है और ये केस अब ख़त्म हो गया है। नाजिम जोखियों का कत्ल कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, इसकी क्या महरिकात थे, उनके मुजरिमान का क्या बना, उनको सज़ा मिली नहीं मिली, ये तमाम के तमाम सवाल अब दफन हो चुके हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ़ कर रहा हूँ। इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ होंगे, जनाब हाफिज़ तारिक महमूद साहब मेरे साथ होंगे, रज़ा रूमी साहब मेरे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एहसन इकबाल साहब से जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के और वफाकी वज़ीर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर लंदन में जो गुफ्तगू हो रही है इस हवाले से आप कुछ हमें अपडेट कर सकते हैं कि इसाक़ डार साहब के लिए फ़ैसला हो चुका है कि वो वापस आ रहे हैं और वज़ारत ख़जाना का कलमदान संभालेंगे? देखिए, अभी तक ऐसी कोई बात मेरे इल्म में तो नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर इत्तलात हैं कि वो वापस आ रहे हैं और ये उनका हक़ भी है कि वो वापस आएँ। वो मुंतखब सेनेटर हैं और वो अपना जो कलमदान है बहैसियत सेनेटर वो संभालें और इस वक्त मुल्क को जिन मुआशी और इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना है उनके पास काफ़ी तजुर्बा है और पार्टी और हुकूमत उनकी सलाहियतों से मुस्तफ़ीद हो सकती है। वो किस हैसियत में ये काम करेंगे इसका फ़ैसला पार्टी की क़यादत और जनाब वज़ीर आज़म ने करना है। लेकिन जैसे कि इसाक़ डार साहब पहले भी कह चुके हैं कि वो किसी भी हैसियत में
मुल्क के लिए और हुकूमत के लिए और अपनी पार्टी के लिए कोई भी जो खिदमत दे सकते हैं उनके लिए वो एजाज़ की बात होगी। सर, उनकी जो वापसी हो रही है, कल भी हमारी बात हुई थी माशाल्लाह, आपको तो जो रिलीफ मिला पुराने कानून के मुताबिक मिला और आप सुरखरू हुए, आपको इस पे बड़ी मुबारकबाद। आप हों, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल साहब हों, चाहे वो खाकान अब्बासी साहब हों, लेकिन इसाक डार साहब को जो यहाँ पर रिलीफ मिल रहा है वो जो नई नैब तरमीम है उसकी बदौलत ही मुमकिन है। अगर ये तरमीम ना होती तो क्या इसाक डार साहब वापस आ सकते थे? ये एक सवाल है जो आपके मुखालफिन मुसलसल उठा रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं मसूद के मेरा जो केस है वो हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम रिमार्क दिया। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, ये उसकी सबसे क्लासिक मिसाल है। और आप देखिए कि नैब का और पीटीआई हुकूमत का और इमरान खान साहब का मुसलसल इसरार था कि उन्होंने करप्शन की बुनियाद पर ये केसेस हमारे खिलाफ बनाए हैं, हमने जेलें काटी। और इमरान खान तो इस हद तक चले गए कि उन्होंने जलसे में मेरे हवाले से चोर डाकू के नारे भी लगवाए और अपनी तकरीर में भी लोगों को भड़काया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पूरी कौम ने देखा कि उस केस के अंदर क्या हकीकत थी, और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद वो कोई सबूत नहीं पेश कर सके, कोई वो दलील पेश नहीं कर सके कि किस तरह से वो करप्शन का केस बनता था। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की क़यादत को टारगेट किया गया और हमारे खिलाफ झूठे केसेस बना के इमरान खान ने एक चोर डाकू का बयानिया गढ़ा। बात यह है कि जो नैब के अंदर तरामीम हुई हैं उसमें कोई ऐसी तरमीम नहीं है कि जो इस हुकूमत के किसी शख्स को फ़ायदा देने के लिए पहुंचाई गई हों। इसमें जो तरामीम है वो 3 नौयत की हैं। पहली वो तरामीम है जो इमरान खान साहब खुद ऑर्डिनेंस के ज़रिए नाफिज कर गए थे और उनके फ़ज़ाइल अपनी तकरीरों में बयान करते थे कि इनके बगैर मुल्क चल नहीं सकता, इंतज़ामिया फ़ैसले नहीं करेगी, मुल्क में सरमायाकारी नहीं होगी। तो वो तरामीम से भी अब मुकर रहे हैं क्योंकि ये तो वो खुद करके गए थे। दूसरी वो तरामीम है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ फैसलों में करार दी थी कि नैब के कानून में ये आइन और कानून से मुतसादिम शिकें हैं, ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करती हैं और इनकी दुरुस्तगी होनी चाहिए। तो उन इस्लाहात को या उन तरामीम को शामिल किया गया। तीसरी नौयत उस तरमीम की है कि जो हमारी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने करार दिया कि ये शिक इस्लाम की तालीमात से मुतसादिम है और जो इस्लाम का कानून है, जो निज़ाम है कानून का, उसमें यही कहा जाता है जो पूरी दुनिया की प्रैक्टिस है कि आप लोगों को मुजरिम नहीं समझते, आपको लोगों को मुजरिम साबित करना होता है। ऐसे तो आप किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा के उसे कहेंगे कि भाई आपके खिलाफ ये सबूत है, बस अब आप फंस गए। मिसाल के तौर पे नैब हमसे ये कहता था कि 25 साल पहले जो बिजली के बिल दिए हैं, जो आपने बच्चों की फीसें दी हैं, उनका भी हिसाब दें। अब आपका इनकम टैक्स का कानून ये कहता है कि 6 साल तक आप पाबंद हैं रिकॉर्ड रखने के, 6 साल से पिछला रिकॉर्ड रखने के आप पाबंद नहीं हैं। और मैं नैब के लोगों से ये सवाल करता था कि अगर आपसे 15 साल पुराना आपका खर्चा, बच्चों का बिल, बिजली के और फीसें पूछी जाएं, क्या आप दे सकते हैं? तो ये इस किस्म के मजाक कानून के अंदर मौजूद हैं कि सर, इस मजाक को आपने ठीक कर लिया, ठीक है, ये आपका बिल्कुल मौक़िफ़ है, लेकिन नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, उनको वापस आना है। और अब ये बात बहुत वाज़े तौर पर आप भी जानते हैं और सब ये बात कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं हैं, वो जब चाहें आ सकते हैं। उन्होंने कोई ख़ास इलाज वगैरह भी वहाँ पर नहीं करवाया और वो गए थे यहाँ इलाज करवाने के लिए। नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे जब तक उनके लिए यहाँ पर ग्राउंड तैयार नहीं हो जाएगा। जो इसाक डार साहब वापस आ रहे हैं, आम तासुर ये कि पहले उनके लिए ग्राउंड तैयार किया गया, फिर उनको वापस लाया जा रहा है। इसके ऑप्टिक्स पॉलिटिकली आप समझते हैं आपको डैमेज करेंगे? नहीं, इसके ऑप्टिक्स डैमेज नहीं करेंगे, बल्कि इमरान खान साहब ने जो झूठ का जाल बुना था वो एक्सपोज हो रहा है। आप ये देखिए, नवाज शरीफ साहब की मिसाल ले लीजिए। नवाज शरीफ साहब को 2 केसों में 2 मुकदमात में सजा दिलवाई गई। पहला जो मुकदमा है, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया तो वो इतना भूंडा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस सजा को मुअत्तल कर दिया। दूसरे केस में जिसमें उन्हें सजा दी गई, वो इतना भूंडा केस था कि उसमें जज को ब्लैकमेल करके जबरदस्ती उससे फैसला लिखवाया गया और खुद हमारी आला अदलिया ने उस जज को फिर बरतरफ किया। अब आप मुझे ये बताइए
कि अगर ये कहा जाए कि एक एग्जामिनर इस लायक नहीं है कि वो एग्जामिनर हो सके, लेकिन अगर वो किसी को फेल कर देता है तो वो उसका नतीजा बिल्कुल दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा कि एक ऐसा जज के जिसके कॉन्डक्ट के बारे में खुद अदलिया ने ये महसूस किया कि ही इज अनबिकमिंग ऑफ ए जज। लेकिन अगर वो माजर नवाज सर, मैं शरीफ साहब कथा कलामी होगी, लेकिन अपने आप को कानून के सामने पेश करना, ये रियासत को तस्लीम करना और उसके निज़ाम को तस्लीम करना, ये हर पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है। ये तो ऑप्टिक्स है ना जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये मुनासिब नहीं है। देखिए, कोई भी रियासत और कानून से फरार नहीं हासिल कर सकता। आप देखें कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो ये इतराज़ कोई उठा नहीं सकता कि वो शख्स है कि जिसकी बीवी बिस्तर मर्ग पे थी और वो अगर चाहता तो कानून को डिफाई कर सकता था। वो अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के अपनी बेटी के साथ उसी कानून के एहतराम में वापस सीधा जेल में चले गए, जबकि उन्हें मालूम था कि ये सारा बंदोबस्त, ये सारा निज़ाम उनके लिए इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। और उस केस को जबरदस्ती इलेक्शन से पहले फैसले की स्टेज पे लाया गया और नवाज शरीफ साहब को उस जज से सजा दिलवाई गई कि जिसने खुद कहा कि मैंने दबाव के तहत सजा दी है। इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब ने खुद को कानून के सामने सरेंडर किया। वो एयरपोर्ट से सीधा जेल गए। उनके साथ जेल में जो बदतरीन सलूक हुआ वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। हत्ता ये कि खुद पीटीआई की हुकूमत के मेडिकल बोर्ड्स उनकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के पेश नज़र उनको मुल्क से बाहर भेजने पे मजबूर हुए। ठीक सर, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कल शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा एक सवाल के जवाब में कि हम अपनी डेट सर्विसिंग कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, उन्होंने हाथ उठा दी। उन्होंने कहा जी अब सकत नहीं है, अगर दुनिया हमारी मदद नहीं करेगी हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। आप वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हैं, आप मुल्क के हालात को जानते हैं। सर, अगले 2-4-6 महीनों में क्या होने वाला है हमारे साथ? हम तो समझ रहे थे बैंक हम डिफ़ॉल्ट से बच गए, लेकिन कल शहबाज शरीफ साहब के बयान ने परेशान कर दिया है। क्या होने वाला है पाकिस्तानियों के साथ? एक तरफ पॉलिटिकल सूरत हाल ये, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जिस बात की निशानदेही की है वो ये की है कि ये जो आफत हम पे गिरी है ये हमारी पसली से बहुत बड़ी है और ये हमारे किसी गुनाह के नतीजे में नहीं आई। पाकिस्तान दुनिया में कार्बन एमिशंस नहीं करता। G20 के मुमालिक 80% कार्बन एमिशंस करते हैं, लेकिन हम 7वें नंबर पे हैं मोस्ट वल्नरेबल कंट्री और तकरीबन 30-40 अरब डॉलर का हमारा नुकसान हो गया है मुआशी सतह के ऊपर। लिहाजा यकीनन ये पाकिस्तान के अपने वसाइल से बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन ये कहना कि हम खुदा ना खास्ता अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते दुरुस्त नहीं है। जो आलमी सतह के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के लिए सफारतकारी की है उसका नतीजा ये है कि दुनिया के तमाम बड़े ममालिक और बड़ी मईशतें पाकिस्तान से हमदर्दी का इजहार भी कर रही हैं और पाकिस्तान की मदद करने के लिए भी वो तैयार हैं। और इसी तरह जो मल्टीलैटरल इदारे हैं वो भी पाकिस्तान की इस सूरत हाल का खुद जायजा लेकर परेशान भी हैं और मदद भी करना चाह रहे हैं। तो आप देखेंगे अगले 2 से 6 महीने के अंदर जो बैनुल अक़वामी इमदाद है वो पाकिस्तान में आएगी। उससे हम इस तबाही के नतीजे में पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उससे बहाली, तामीर नौ और अपने मुल्क को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करने की जो कोशिशें करेंगे उनमें बड़ी मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका जनाब एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर प्लानिंग हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू आपने सुनी। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, ये बदलती हुई सूरत हाल, इस पर आपका क्या तजज़िया है? इसहाक़ डार साहब वापस आ रहे हैं, माशाल्लाह मुल्क की बागदौड़ संभालेंगे। जो शहबाज शरीफ साहब का मानना था कि मुल्क अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं ऐसी सूरत हाल नहीं है, हम कोऑप कर लेंगे, 2 से 6 महीने में हम बेहतरी की तरफ बढ़ जाएंगे। भाईजान, सुना था कि इसहाक़ डार साहब वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठकर गए थे, निकले थे पाकिस्तान से। अब सुना है कि वो वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठकर वापस आ रहे हैं। कहानी बस इतनी सी है, बाकी सारा रोना धोना है जो मैं और आप सारे हम रोते रहेंगे। उनको 3 महीने की छुट्टी दी गई थी जब वो लंदन इलाज करने गए थे। मैं कहता हूँ अब 5 साल की उनकी छुट्टी मंजूर करके उनको सारी तनख्वाहें, सारा प्रोटोकॉल दिया जाए और हम पूरी कौम उनके सामने माजरत खाएँ कि इतने बड़े हम जो बड़े अरस्तु, अफलातून, बुकरात से 5 साल महरूम रह गए।
और कितना मजाक है इस कौम के साथ भाईजान कि जब तक वो लंदन में बैठकर सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं, ये इस निज़ाम के मुंह पर तमाचा है। और तब तक ऐवान बाला इंतज़ार करता है कि जब तक वो वापस नहीं आते और हलफ नहीं उठाते, हालांकि वो इश्तियारी हो गए थे, वो आएँ और हलफ उठाएं, तब तक हमारा ऐवान बाला उनका इंतज़ार करता रहा। और आज हमारी अदालत ने भी कमाल मेहरबानी की, कहा कि वो तशरीफ़ लाएँ, सरेंडर करें, जाके वजारत ख़जाना का हलफ उठाएं और इस मुल्क की बाग दौड़ संभालें। भाईजान, आपने बताया कि 8 अरब के असासा जात का उनको सामना था, उनको जो बकौल नैब वो जवाब नहीं दे सके, और नैब तो ख़त्म ही हो चुका है। एहसन इकबाल साहब, अल्लाह खुश रखे उन्हें, एहसन इकबाल साहब ने वो तो उन पे तो मैंने पहले दिन से कह रहा था झूठा केस है, लेकिन जिस तरह मुजरमों मुलजमों ने अपने वकीलों के साथ मिलकर नैब का तिया पांचा किया, इस पर वो शरीयत में गए, अदालतों में पनाह ले ली और इस्लाम में जाके पनाह ले ली। इस्लाम और शरीयत ये सब कुछ सिखाती है एहसन इकबाल साहब, जो आप लोगों ने किया। खैर, इस 7 साल इसहाक डार साहब की बात करते हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी कि 7 साल लंदन में रहकर जिस काजी फैमिली के यहाँ वो पढ़े, सियासत और पार्लियामेंट में आकर इसी काजी फैमिली के शनाख्ती कार्डों पर शरीफों के लिए जाली अकाउंट्स खोले, कर्जे लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की। हुदैबिया, आपने वो कहानी सुनी होगी कि हुदैबिया पेपर्स मिल केस में वो वादा माफ गवाह बने। 45 सफ़ात में से 17 सफ़ात उन्होंने हाथ से लिख कर दिए और कहा, सर अभी मैंने तो सारी मनी लॉन्ड्रिंग नवाज शहबाज के कहने पे की, सब साजिश। हाँ, मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि मैंने जो मनी लॉन्ड्रिंग की वो नवाज शहबाज के कहने पर की। और इस साजिश का तिया पांचा सुप्रीम कोर्ट में तब खुला जब इसहाक डार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसहाक डार का एतराफ़ी बयान कागज़ का एक टुकड़ा है, जिस पर जस्टिस खोसा बोले ये कागज़ का टुकड़ा नहीं, ये वो सबूत हैं जिनकी कभी तहकीक ही नहीं की गई। और हुदैबिया पेपर मिल ओपन एंड शट केस बंद हो गया। आपने वो कहानी सुनी होगी कि जब इसहाक डार साहब से पूछा गया कि आपके पास भी ये बेतहाशा पैसे कहाँ से आए, तो उन्होंने एक अरबी शेख का खत ले आए, इट टू होम इट मे कंसर्न, ये खत के ऊपर था, टू होम इट मे कंसर्न। जून 2004 से जून 2005 तक 1 साल वो शेख साहब बताते हैं कि ये मेरे मशीर रहे हैं और मैंने इन्हें 83 करोड़ दिए हैं। सर पॉइंट क्या है, ये तो सब पता है हमें। ना कोई पॉइंट बताएं ना, पॉइंट क्या है? मैं अभी आ रहा हूं, दो पॉइंट्स रह गए, आ रहा हूं। मुझे ये गजनी याददाश्तें हैं, थोड़ा सा रिपीट करने दीजिएगा प्लीज, हमें इतना तो करने दें, वो तो आ ही रहे हैं। अच्छा, और उन्होंने कहा इस जो पैसे आए थे इसकी ना कोई रसीद थी, ना कोई बैंक ट्रांजैक्शन थी। फिर आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि IMF के सामने जाली अदाद शुमार उन्होंने पेश किए, झूठ बोले, जिसके बदले IMF ने $5.5 मिलियन का हमें जुर्माना किया। पहले वजीर खजाना थे जिनको IMF ने जुर्माना किया और मुशर्रफ हुकूमत ने वो जुर्माना भरा। फिर मैं अब मुख्तसर करता हूं, कौमी असम्बली में 40 सफ़ात की उन्होंने एक दस्तावेज लहराई और कहा कि स्विस बैंकों में हमारे पैसे पड़े हुए हैं। दास्तान अमीर हमजा में सुना दीजिए, मगर नतीजा ये है कि माशाल्लाह वो वापस तशरीफ ला रहे और लाने के बाद वो माशाल्लाह मुल्क की मईशत को संभालेंगे, डॉलर को दोबारा मुस्तहकम करेंगे, वो बिल्कुल तैयारी से आ रही। बस सर मैं कह रहा हूं कि इस पे भी आता हूं मुशर्रफ। अच्छा, फिर वो है कि हमारे स्विस बैंक में पाकिस्तानियों के पैसे पड़े हैं, स्विस हुकूमत राजी हो गई है और हम इससे मुआहदा करने जा रहे हैं। वो फिर खैर इस बयान से भी फिर गए। और एक उन्होंने जो मजे का कहा था कि IMF का एक अखबार है इमर्जिंग मार्केट्स ने मुझे एशिया का बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर डिक्लेयर किया है। IMF को कहना पड़ गया ये अखबार हमारा है ही नहीं, हमारा कोई तल्लक ही नहीं। 84 मुबैना तौर पर कमेटियों के सरबराह थे, डिप्टी वजीर आजम थे। अब बताइए भाईजान, अब अगर मेरा सवाल आपसे, आपने मुझसे सवाल किया, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर वो इतने ही काबिल थे, इतने ही बुकरात थे, इतने ही सुकरात थे, तो हमें ये पिछले जब सारी मीटिंग्स में बड़े बड़े जो हमारे ओहदों पर बैठे लोग हैं वो हमें क्यों बताते थे कि इस मईशत को इसहाक डार ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। 500 मिलियन यूरो जो सर प्रोपेगेंडा था ना, अब ये नून लीग बता तो रही है, अब मैं बार बार कैसे बताऊं? देखिए वो क्लियर हो गए, अदालतों से रिलीफ मिल गया माशाल्लाह, वो क्लियर नहीं हुए भाईजान, वो उनको रिलीफ मिला और क्लियर हो जाएंगे। सर हो जाएंगे ना, अब तो कानून ही नहीं रहा ना, अहल करें, अब तो कानून ही नहीं है, अहल करें। और
हाँ, अब तो खैर से कानून बस नैब खत्म नहीं हो है, गई कानून बात। नहीं अब है, नैब खत्म हो गया, सारा कुछ होता खत्म हो गया। बस अब बताइए, अब मुझे बताइए कि वो क्या था और ये क्या है। वो साजिश थी, वो क्यों वो साजिश बार थी और नून भिजवाए लीग ने थे, साजिश ये को क्यों ठीक गए? कर लिया। मैं हाफिज साहब से पूछ लेता हूं ना, हाफिज साहब। अच्छा, हाफिज साहब आप बता नहीं दीजिए। नहीं नहीं, इस आखिरी एक जुमला, जी, आखिरी एक जुमला। अब ये वक्त तयन करेगा भाईजान मसूद भाई कि वो साजिश थी या ये साजिश है। चलें हाफिज साहब, वो साजिश थी या ये साजिश है? मसूद भाई, ये ना तो हमारी पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म होती हैं, ना अफराद के बारे में हमारी राय जो है वो कांस्टेंट होती है, लॉन्ग टर्म होती है। हम किसी एक फ़ेज़ में किसी की तारीफ़ों के पुल बांध रहे होते हैं और दूसरे फ़ेज़ के अंदर उसकी बुराइयों के अंबार लगा देते हैं। यहाँ हलीफ को हरीफ होते हुए, दोस्त को दुश्मन होते हुए, मुहिब वतन को गद्दार होते हुए कोई देर नहीं लगती है। और ये फेजेज़ हैं, ये किसी एक पार्टी की हद तक नहीं है। पीपल्स पार्टी के हवाले से हो, एक ज़माने में सिक्योरिटी रिस्क कहा गया, जिस तरफ भट्टी साहब इशारा कर रहे हैं इसहाक डार साहब की माशी पॉलिसी के हवाले से कि उन्होंने डॉलर को जो है वो मसनूई तरीके से रोका, और बहुत सारी ऐसी बातें कि जी फ़लाँ जगह के ऊपर जब रकम की ज़रूरत थी तो इसहाक डार ने वो नहीं दी, जिसकी वजह से उनकी नाराज़गी पैदा हो गई। और फिर उसके बाद आज इसहाक डार साहब वही वापस आ रहे हैं। ये वही इसहाक डार है जिनके बारे में इमरान खान साहब की हुकूमत में मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर साहब बहुत सारे पर्चे लहराते थे और कहते थे कि जी वो आज आ रहे हैं, वो कल आ रहे हैं, उनको बस हम वापस लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में कहते थे कि जी उनको हम आज लेके आ रहे हैं। तो ये सब सियासत के फेजेज़ हैं और इस फेजेज़ के अंदर इसी तरीके का मंजन चलता रहता है। वो इस हमाम में सब चंगे हैं, यानी जब फेज बदलता है तो सब चीज़ें, सब हवा जो है वो बदल जाती है। तो अब हवा बदली हुई है, इसमें शुबा नहीं है। देखिए, मैंने नाजिम जोशो का भी जिक्र किया, वहाँ से लेकर इसहाक डार तक मुझे कोई शुबा नहीं है। इस तरह के वाक़यात दसियों हमारी ज़िंदगियों में गुजरे, हमने देखे हैं। लेकिन इस सूरत हाल में जब इमरान खान साहब इतनी ज़बरदस्त किस्म की एक पब्लिक मूवमेंट चला रहे हैं, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, वो आवाम में सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो नून लीग या पीडीएम की सियासत का इस पर कोई मनफी असर नहीं होगा? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे नहीं जी होगा। नहीं होगा, बिल्कुल जी नहीं होगा मसूद भाई, क्योंकि असर ही नहीं होता ना। तो मस्बत और मनफी तो बात अलग है ना। असर इमरान खान साहब की सियासत पे होता है, ना नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की सियासत पे होता है, क्योंकि उनके जो डाई हार्ड वर्कर है, इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है कि कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब इसहाक डार का सिर्फ आना जो है एक सतही सी बात नहीं है, ये टेस्टर है नवाज शरीफ के आने से पहले। क्या अगर इसहाक डार को हजम कर लिया जाता है, इसहाक डार साहब आके बड़े स्मूथ तरीके से उनकी चीज़ें हो जाती हैं, लीगल मैटर्स उनके मैनेज हो जाते हैं, तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो नवाज शरीफ की वापसी है। और यहाँ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ मामलात होते हैं, कुछ वादे वफा नहीं होते, कुछ कमिटमेंट पूरे नहीं होते, तो इसके असरात बहुत ज़्यादा गहरे होंगे। तो दो चीज़ें होनी जा रही हैं, एक जो टफ डिसीजन थे वो मिफ्ता इस्माइल साहब से ले लिए गए, उनसे करवा लिए गए, उस गरीब के जो गर्दन थी उस पर छुरी रख के फेर दिया गया, हर चीज़ उससे करवा ली गई। तो अब जो पॉपुलिस्ट डिसीजन है वो करेंगे इसहाक डार साहब। और दूसरा, नवाज शरीफ साहब के आने से कबल का ये जो है ना वो टेस्टर है, ये जजमेंट होगी अगले 3-4 माह में कि नवाज शरीफ साहब की आमद से कबल माहौल जो है वो किस हद तक साजगार है। ठीक, तो जनाब रज़ा रूमी साहब, सर आप इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? इससे जैसे हाफिज साहब कह रहे हैं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई पॉलिटिकल फ़र्क नहीं पड़ना, कोई नुकसान नहीं होना सियासी, और जो डाई हार्ड फैन हैं वो हज़म कर लेंगे इसको, इमरान खान साहब को भी कोई इससे सियासी फ़ायदा नहीं होना। मुल्क का इसमें आपको कितना फ़ायदा नज़र आ रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब इस मामले को लेकर अपनी तहरीक को मज़ीद जोर देंगे। जी, जाहिर बात है, आज उन्होंने जलसे में खान साहब ने इसका शायद जिक्र भी कर दिया है कि इसहाक डार को वापस लाया जा रहा है, उनको एनआरओ मिल गया, जो उनकी पुरानी बातें होती थी। देखिए, इस वक्त इसमें दो चीज़ें हैं जो कि काबिल गौर हैं। पहली तो जो हाफिज साहब ने कहा कि ये एक टेस्टर भी है और ये एक तरह से जिसे कहते हैं कि नवाज शरीफ के आने से पहले कुछ तैयारी है कि किस हद तक इसहाक डार साहब जो हैं उनको अदालतें जो हैं वो रिलीफ देती हैं और इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक उसके साथ होती है। बाकी मेरे ख्याल से कोई और इसमें कोई इतनी गहरी बात नहीं है। पहला तो ये है। दूसरी इसमें मसला जो इस वक्त आड़े आ रहा है वो ये आ रहा है कि
जो पाकिस्तान में मईशत का जो इस वक्त हाल है आप सबके सामने ही है, उसको मैं क्या दोहराऊं। लेकिन जो डॉलर की कीमत है, खैर आलमी मार्केट में भी वो बहुत ऊपर गई है, लेकिन पाकिस्तान में तो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी 250 के करीब डॉलर इस वक्त जो है 250 रुपए के करीब है। तो उससे आपको पता है बराह रास्त महंगाई पे मजीद जो है वो असर भी पड़ता है, और वो मईशत के लिए समय कातिल की हैसियत रखता है। डार साहब का तजुर्बा जो है वो एक इस हद तक काम आ सकता है, और गालिबन यही उनकी असेसमेंट होगी पीएमएलएन की, कि जो उन्होंने अपने दौर में डॉलर की कीमत को कदरे मुस्तहकम रखा, और वो उन दाव पेच से वाकिफ है कि किस तरह से मार्केट में कंट्रोल करना है। अगरचे इसी बात पर उन पर तनकीद भी होती है। नहीं, मगर एक रजा रूमी हल्का साहब है उस वक्त की सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, माजरत कता कलामी की। जी। उस वक्त स्टेट बैंक के हवाले से कानून साजी नहीं हुई थी, अब स्टेट बैंक अपने फैसले करने में आज़ाद है, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त आलमी दुनिया आपको सैलाब के लिए पैसे नहीं दे रही है, तो पैसा आएगा तो आप मार्केट में डालेंगे और डॉलर को स्टेबल करेंगे। जी वो आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन इस वक्त जो इतलात आ रही है कि 8 बैंक्स जो हैं वो इस पूरी डॉलर की जो ट्रेडिंग है उसमें मुलविस हैं। डॉलर की स्मगलिंग भी हो रही है अफगानिस्तान को, और दूसरी ये बात है कि इसमें इंटरवेंशन करनी पड़ती है मार्केट में। कई और तरीके होते हैं, जरूरी नहीं कि स्टेट बैंक ही वो करे। तो आपको पता है कि इस गवर्नमेंट में ये वाला काम नहीं होता है। पिछले चंद हफ्तों से इसके ऊपर काफी बहस भी होती रही है। अगर आप अखबारात में देखें, जी कई खबरें भी और कॉलम्स भी, और जो माहिरीन है उनका भी ये कहना है कि, और देखिए इस वक्त ये अशद जरूरत होगी सियासी तौर पर। अब माशी जो उमूरन को पीछे छोड़ दीजिए कि अगर महंगाई का तूफान इस तरह बढ़ता रहता है तो फिर जो मौजूदा रूलिंग कोalition है, खसूसन पीएमएलएन, उनका इलेक्शन में सफाया हो जाएगा। ठीक और यही खतरा इस वक्त सबके ऊपर जो है वो मंडला रहा है सर पर। एक तरफ तो इमरान खान साहब इंतहाई अपनी पॉपुलैरिटी की मेराज पर हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आप उनके जलसे देख लीजिए, पंजाब में बाई इलेक्शंस देख लीजिए, और दूसरी तरफ महंगाई जो है वो 50 साला रिकॉर्ड तोड़कर ऊपर जा चुकी है, और उसमें कोई कमी का दूर दूर कोई आसार नहीं है। एक ही ये तरीका इस वक्त जो अशद जरूरी है वो ये है कि डॉलर की कीमत को कैसे जो है काबू में रखा जाए। तो शायद ये उनकी कैलकुलेशन होगी। और आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब तो पहले दिन से यही चाह रहे थे, जो इतलात आ रही थी कि इसहाक डार साहब भी वजारत का जो ये जो कलमदान है वजारत खजाना का वो संभालें, लेकिन वो नहीं उस वक्त शायद उनकी बात बन रही थी। अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं कि इलेक्शंस के नहीं अपने वक्त पर ही होंगे, जल्दी इलेक्शन होने का इम्कान नहीं, और ये मौजूदा अगर गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा कर रही है तो शायद पीएमएलएन ने भी ये पत्ता खेला है और ये गैम्बल किया है कि वो इसहाक डार साहब को लाकर कुछ हासिल कर लेंगे। रही उनके केसेस की बात, देखिए उनके केसेस वगैरह जो है वो अदालतों के पास रहे हैं। नैब की जो कानून है उसमें जो तरामीम हुई है उसके खिलाफ भी एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मेरे ख्याल से ये उन पे छोड़ा जाए तो बेहतर है। हमें प्रोसिक्यूटर, अदालत और एग्जीक्यूटर बनने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक। मगर यहाँ पर एक ब्रेक मुझे लेना है, और ब्रेक पर जाने से पहले इतना ज़रूर अर्ज़ करता चलूँ कि इस बात पर शायद सब मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में होगा तो मईशत ठीक नहीं होगी। चाहे आप बाबा मईशत एडम स्मिथ को लाके यहाँ पर बिठा दें, वज़ीर ख़जाना बना दें, नहीं हो सकता। नवाज शरीफ साहब की वापसी सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये मेजर्स लिए जा रहे हैं या मुल्क की मईशत के लिए लिए जा रहे हैं? इस पर अभी थोड़ी क्लियरिटी बाकी है, क्योंकि मईशत कैसे बेहतर करेंगे इसहाक डार साहब? मुल्क में जो तवानाई की सूरत हाल है, मुल्क में जो डेट्स की सूरत हाल है, मुल्क में जो तबाही की सूरत हाल है, इस तमाम हालत को देखते हुए आसार तो मालूम नहीं होते। तो ये फिर अनाओं की और ख्वाहिशात की लड़ाई है या ये पाकिस्तान की लड़ाई है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा कि मुल्क एक तिहाई मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, एनर्जी क्राइसिस है, हमारी कौमी पैदावार डिक्लाइन की तरफ है, डेट सर्विसिंग हमारे लिए अजाब बनी हुई है। ऐसे में इसहाक डार साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। अब आप इस थ्योरी को निकाल दीजिए कि जी ये टेस्ट केस होगा, जैसा हाफिज़ साहब ने कहा नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए। इस थ्योरी के अलावा कोई 2 पॉइंट अर्क रेजी करके आप मुझे बताएं कि कौम को बताएं कि ये तशरीफ़ ला रहे हैं, इससे ये फ़ायदा होगा, आप ढूंढ के बताएं मुझे। ये इस अर्करेज़ी से पहले बड़े मज़े की एक मेरे प्यारे भाई रज़ा रूमी साहब ने एक लफ्ज़ बोला है, कलमदान। उनकी मैं हमेशा उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों पर कुर्बान रहता हूँ।
मेरी ख्वाहिश है कि ये सारे कलमदान जो है ना 72 वज़रा मशीरों के और 73वां वज़ीर आज़म का, ये सारे कलमदान लंदन भिजवा दिए जाएं। जब फैसले ही वहाँ होने हैं तो यहाँ डेंगी सैलाब मसाइल में ये कलमदान क्या कर रहे हैं? वहीं भिजवा दें, इसहाक डार साहब को भी वहीं रखें, वहीं से कलमदान पे फैसले हों, नंबर 1 वापस आएँ। दूसरी बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हाफिज़ साहब कि इस हमाम में सब नंगे हैं, बस फ़र्क इतना है कि पहले कुछ नहीं जो, लेकिन चंगे या नंगे या धड़ंगे जो भी हैं, लेकिन अब ये सारों को नज़र आता है, पहले नज़र नहीं आता था, ये सारों को नज़र आता है। और ये भी ठीक है कि नवाज शरीफ से पहले आने का टेस्टर है और टफ फैसले मुफ्ता इस्माइल साहब ने किए, बेचारे ज़िबा हो गए, और अब जो है वो गोश्त बांटेंगे इसहाक डार साहब। और ये भी ठीक है कि शहजाद अकबर साहब ने, जिन्होंने साहब की रीढ़ मार दी थी, उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा, लेकिन ये ठीक नहीं है कि इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। सर, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा और फ़र्क पड़ा है। आपने इमरान खान को हटाया, ये सारे आए, और उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। अब फॉर एग्जाम्पल जब शहबाज शरीफ काबीना को लेकर जाते हैं लंदन, एक जो अदालत के केसेस सारे झूठे होंगे, चलो मैं मान लेता हूँ, नवाज शरीफ साहब के पास लंदन जो अदालती मफरूर के पास जाती है काबीना, फ़र्क पड़ता है, लोग बातें करते हैं। अब अच्छा, जब सऊदी शाही महल में हसन या हुसैन नज़र आता है, या तैयब रदवान के साथ सलमान बैठा नज़र आता है, तो फ़र्क पड़ता है, अब बातें होती हैं। वज़ीर आज़म की भाई से अभी लंदन में जो मफरूर हैं अदालत के, उनसे नवंबर की तकर्री पर जब बात होती है तो यहाँ फ़र्क पड़ता है सर, बातें होती हैं। मलका को दफनाया, वो अमेरिका में भारी भरकम वफ्द लेकर गए, महंगे होटलों में जब वो रहे, तो फ़र्क पड़ता है और बातें होती हैं। और इनकी 5 माह की बदतरीन कारकर्दगी, डिज़ास्टर तरीन हुकूमत तारीख की, फ़र्क पड़ता है। और फ़र्क क्या पड़ा कि इमरान खान साहब को हटाया, हम सारे बातें करते थे कि उनको 10 सीटें भी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, अब वो इन सारों से सब का इकट्ठा कर लें तो मकबूल तरीन है। फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क ये पड़ा कि वो घर में होते हैं, लोग सड़कों पे होते हैं, बाहर निकले होते हैं। फ़र्क क्या पड़ा कि उन्होंने मुस्लिम लीग के गढ़ और घर में हराया मुस्लिम लीग को भुट्टो साहब के बाद। फ़र्क क्या पड़ा? परवेज इलाही को उधर से ला के पंजाब का वज़ीर आला बना दिया और तख्ते पंजाब छीन लिया, तो फ़र्क पड़ा है। आज इंतखाबात करवा लें, आपको लग पता जाएगा कि फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ता है और अब पाकिस्तान बदल रहा है सर। ले आए इसहाक डार साहब को, ले आए नवाज शरीफ साहब को, आपको लग पता जाएगा जब इस मईशत और इन हालात में हुकूमत करनी पड़ेगी। नवाज शरीफ साहब को इमरान खान ने इररेलीवेंट इस वक्त तक कर दिया है। अब वो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और फकीदुल इस्तकबाल होंगे, अब बातें आगे पहुंच गई हैं, आगे चली गई हैं। भट्टी साहब, कोई ना कोई पेशबंदी तो होगी ना, देखिए कोई ना कोई पेशबंदी तो होगी ना। हाफिज साहब से पूछता हूं मैं कि वो क्या पेशबंदी होगी। अच्छा, जो वो तो सुन लें, जो अरक आपने कहा, दो अरक रेज़ी, वो 2 ही जुमले हैं। एक है कि वो वज़ीर आज़म साहब के तैयारे में बैठ के गए, वज़ीर आज़म साहब के तैयारे में बैठ के आए, बाकी सारी अरकरेज़ी मेरी और आपके लिए हम करते रहेंगे। तो वो तो टिकट के पैसे ही बचे ना उनके। मैं तो पाकिस्तान का पूछ रहा हूँ। हाफिज साहब आप बताइए कि कोई, अब जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं कि ये तो सारी नुकसान की बातें बता रहे हैं पीडीएम के लिए, नून लीग के लिए, सियासी माइलेज क्या हासिल कर पाएगी पीडीएम या नून लीग इन फैसलों के बाद? नहीं, इसहाक डार की वापसी से अगर आप कहेंगे कोई सियासी माइलेज मिल जाएगी तो मुझे नहीं लगता। भट्टी साहब ठीक कह रहे हैं कि जी फ़र्क पड़ता है। मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। मैं चाहता हूं कि फ़र्क पड़ना चाहिए, मेरे दिल की आवाज़ है कि फ़र्क पड़ना चाहिए। जो लीडर झूठ बोले उसे इलेक्शन के अंदर उसका पत्ता साफ हो जाना चाहिए, जो करप्शन करे उसका पत्ता साफ हो जाना चाहिए, जो कौम की दौलत लूटे उसका पत्ता साफ हो जाना चाहिए, उसकी सियासत का बाब ख़त्म हो जाना चाहिए, और ये बिला तफरीक बिला तखसीस होना चाहिए। ये कोई लाडला या प्यारा नहीं होना चाहिए कि अगर वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में चला जाए किसी एक फेज़ के अंदर तो वो ड्राई क्लीन की मशीन लगी हुई हो और उसमें से साफ़ सुथरा होकर निकल जाए। एक करप्ट आदमी पीपल्स पार्टी के से निकले और नवाज शरीफ की गोद में जाके बैठ जाए, और जब नवाज शरीफ को गर्म हवा लगे तो वहां से निकले तो इमरान खान की छांव में बैठ जाए। तो ये फ़र्क पड़ना चाहिए, ये ख्वाहिश हमारी है, लेकिन फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि सिस्टम इतना ज़्यादा करप्ट, आलूदा और बदबूदार हो चुका है कि इसके अंदर आप हर थोड़े अरसे के बाद इन्हीं करप्ट और लुटेरों को ला के अपना लाडला और प्यारा बना लेते हैं, जिसको जहां सूट करता है उसको ला के बिठा देते हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह करे कि ये फ़र्क पड़े। अच्छा, मुझे बस एक जुमले में ये बताएं, फिर नजर उम्मीद साहब की तरफ जाऊं। कोई मईशत मुझे ये बता देना जो मैंने उनसे पूछा था, बेहतर हो जाएगी, मईशत बदल
क्या क्या पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होने वाला है? कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना, इतने इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना। पाकिस्तान का फ़ायदा मेरा ख्याल है कि शायद आखिरी नुक्ता होगा जो कोई सोचता होगा, और बिलखुसूस जब वो इक़्तिदार के महलों में जाके बैठ जाते हैं। तो पाकिस्तान का फ़ायदा बहुत पीछे है। अगर पाकिस्तान का फ़ायदा होता तो आज पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठी हो जाती कि कम से कम माशी बहरान से निकाल दें। पाकिस्तान का फ़ायदा अगर ऊपर होता तो ये सैलाब के मामले के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ के तय कर लेती कि कम से कम इस क्राइसिस से यही निकले। पॉइंट तो है हाफिज पाकिस्तान साहब, का मुझे मफाद ब्रेक कहीं लेना है। बहुत पीछे है। ये जो आप यह फरमा रहे हैं यही होना चाहिए। इस वक्त तो आग को बुझाने की जरूरत है, आग लगाने की जरूरत नहीं है। एक ब्रेक के बाद रज़ा रूमी साहब आपकी तरफ आता हूं मैं। वेलकम बैक। रज़ा रूमी साहब, जैसे हाफिज साहब ने ब्रेक से पहले कहा कि अगर मुल्क के मफाद के लिए फैसले होते तो सारी जमातों को मिल बैठना चाहिए था। इस वक्त इसहाक डार साहब नागुज़ीर है मुल्क की मईशत के लिए, या सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है मुल्क की मईशत के लिए? आपको फैसले क्या होते नजर आ रहे हैं? 2 मिनट मेरे पास देखिए, ये जी मसूद, ये आइदर और वाला मामला तो नहीं है ना कि यहाँ इसहाक डार होंगे तो ये सियासी अदम में इस्तेहकाम आ जाएगा। इसहाक डार एक लीडर हैं, नून के एक वजीर होंगे। तो असल में मुल्क में सोर्स क्या है अदम इस्तेहकाम का? अदम इस्तेहकाम का तो ये सोचता था कि खान साहब जो हैं वो अपने हुकूमत से निकाले जाने पर खुश नहीं हैं, और वो कहते हैं कि अगर उनको बहाल ना किया गया तो वो मुल्क में तहस नहस कर देंगे। तो देखिए ना, आप आइडेंटिफाई करें ना सोर्स को। अब सोर्स तो ये है अदम इस्तेहकाम होने का। तो अब इसलिए खान साहब ने आज जिक्र किया है अपनी गुफ्तगू में कि वो पार्लियामेंट में जाएंगे। ये अच्छी शगुन है, अच्छी नवीद है, क्योंकि उनको पार्लियामेंट में जाना चाहिए। वहां पे जाके उनको मुकाबला करना चाहिए, सियासी तौर पर ऑपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए। अगले इलेक्शन जब भी होते हैं, अब ज्यादा से ज्यादा देर हुई तो अगले अगस्त में हो जाएंगे, तो उसकी वो तैयारी करके जीत कर आए। अवाम की ताईद है उनको हासिल। ऐसी भी क्या कयामत आ रही है? अब जो सुनने में जो आ रहा था, जो उन्होंने खुद भी जिक्र किया कि वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं होने देना चाहते डाकुओं के टोले से। अब भैया, ऐसा तो कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कानून बड़े क्लियर है कि जो मुल्क का वजीर आजम होता है वो आर्मी चीफ की तकर्री करता है, और वो उसमें कोई ऑपोजिशन का, किसी और लीडर का रज़ा रूमी साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। काश और वक्त होता, मैं और मजीद आपसे बात कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हाफिज तारिक महमूद साहब आपका शुक्रिया, इरशाद भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।